हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा आज है 4.4 की बात करेंगे हम। कल लास्ट वीडियो मेरी 4.3 की थी। आज हम बात करेंगे 4.4 की। तो 4.4 में क्या है? लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव प्रोसेस, सिक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन विद आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर रखी है, कॉग्निटिव प्रोसेस एवं सिक्वेंशियल प्रोसेस, मतलब के वाले बच्चों के सीखने की विशेषता। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, सॉरी मेंशन करना, कि आईडी वाले, ये बाले नहीं वाले होगा, आईडी वाले बच्चों के सीखने की विशेषताएं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया, है ना, और प्रतिक्रिया सूचना का अनुक्रमिक प्रसंस्करण। आज का ये हमारा टॉपिक है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले भी एक वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, शॉर्ट में लेके चलूँगी कि लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। उसके बाद हम कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होती हैं कि अधिगम की हमारी विशेषताएं क्या हैं, वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो यहाँ पे हम लर्निंग की अगर बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, किसी चीज़ की हम लर्निंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? सबसे पहले उससे हमारा बिहेवियर चेंज होगा। हम उस चीज़ को अपने बिहेवियर में अप्लाई करेंगे। जब हम वो चीज़ हमारे बिहेवियर में अप्लाई होगी तो क्या है, जो चीज़ हम पहले नहीं करते थे वो काम अब हम करने लगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ है हमारे सीखने के कारण। नेक्स्ट बात करूं, अधिगम सार्वभौमिक होता है। जो हमारा अधिगम होता है, लर्निंग होता है, वो ऑल ओवर जो हमारे क्षेत्र होते हैं, हमारे स्किल एरियाज होते हैं, वो सबको इफेक्ट करता है। वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में जो हमारा सीखना होता है वो कार्यरत नहीं होता है। नेक्स्ट बात करूं, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो विकास होता है, जो सीखना है, वो हमारे विकास की प्रक्रिया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है तभी वो चीज़ों को क्या है, जब भी चीज़ों को वो लर्न करता है, जब वो चीज़ों को लर्न करता है तो उसका डेवलपमेंट बेहतर होता है। और वो क्या है, एक प्रोसेस होता है हमारे ही डेवलपमेंट का। सीखना जीवन पर्यटन चलता है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सीखते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टाइम में सीखते हैं, या स्कूल के टाइम में सीखते हैं, ट्यूशन में सीखते हैं। हम जब से पैदा होते हैं, जब से लेके अपनी मतलब कि लास्ट एज तक हम लोग क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। कभी हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, कभी किसी के रीति रिवाज, ऐसा किसी का रिलीजन, किसी की पर्सनैलिटी, किसी कोई भी लोग अन्य, हर किसी के अंदर क्या है, कुछ अलग देखने को मिलता है। तो हम कभी ना कभी किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट बात करें, अधिगम और समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम से क्या होता है, हमारे अंदर एडजस्टमेंट का क्या होता है, एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस होता है वो डेवलप होता है। हम किस तरह से लोगों के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं अधिगमन के थ्रू ही। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। क्या है, जब हम कोई चीज़ भी हम सीखते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, हमारा एम होता है। विदाउट एमलेस हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं। क्योंकि जब हमारा होता है कि भाई हमें अब ये चीज़ पेंसिल पकड़ना सीखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम उसे लिखना सीखेंगे, तब क्या है, हमारा ऑल ओवर हमारा जो फर्दर आगे का जो प्रोसेस है उसका हमने कुछ एम बना रखा है। उस एम को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नवीन ज्ञान की खोज सीखना है। किसी भी चीज़ को, न्यू चीज़ को क्या है, किसी भी नई चीज़ को सर्च करना है, वो भी क्या है, वो भी हमारी लर्निंग है। जैसे कि हमें आजकल नई नई कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, क्या अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, जो हमारा हमने सुना है कि इंडिया जो है वो डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन होती है। तो ये सब चीज़ें पहले हमारे में नहीं थी ना। तो ये चीज़ में क्या हुआ, ये चीज़ें हमने सीखना शुरू की, जो हमने लर्निंग की, तो ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए नई खोज है। हमें किसी ने सिखाई नहीं, बट जैसे जैसे चीज़ें होती रहीं हमने खुद से ही क्या किया, लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। अधिगम वातावरण की उपज है। इस तरीके से वातावरण हमें क्या करता है, वातावरण हमें लर्न करना सिखाता है चीज़ों को। तो क्या हुआ, अधिगम हमारे वातावरण की उपज हो गया। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है अपने लर्निंग की। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी अदर वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो चाहो तो। अब हम बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक की। तो हम बात करें अपने कॉग्निटिव प्रोसेस की। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ये लिखा हुआ है हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया। क्या होता है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में, हम देखते हैं तो क्या प्रोसेस है।
फर्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे अकादमिक प्रदर्शन, मतलब अकेडमिक परफॉर्मेंस, कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्या प्रदर्शन रहा है। ठीक है। भौतिक क्षमता वाले छात्र शैक्षणिक कौशल विकसित करने में साथियों की ग्रेड स्तर को बनाए रखने में विफल रहते हैं। क्या है, जो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, उनमें क्या समस्या देखने को मिलती है, जो हमारा एकेडमिक कौशल होते हैं, हमारे शैक्षणिक कौशल, एकेडमिक स्किल्स होते हैं, क्या है उसको उसमें क्या है, उस चीज़ को डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में थोड़ी समस्या होती है, और उसको क्या है ज़्यादा टाइम तक अपने माइंड में बनाए रखने में क्या रहते हैं, ये लोग विफल रहते हैं। छात्रों को पढ़ना सीखने में और बुनियादी गणित कौशल सीखने में धीमे होते हैं। जब बात की जाती है एकेडमिक की, तो इन बच्चों का डेवलपमेंट जो है, जब डेवलपमेंट बच्चे का स्लो चल रहा है तो उसे क्या है, उसे हर एक क्षेत्र में समस्या मिलेगी। तो साथ ही साथ उसे एकेडमिक क्षेत्र में भी समस्या मिलती, चीज़ों को पढ़ने में, है ना, किसी भी गणित कौशल को करने में, अन्य पढ़ने से स्किल रिलेटेड जो भी स्किल होते हैं, सबको करने में क्या होते हैं, बच्चे डिले होते हैं, धीमे होते हैं। इन छात्रों में भाषा कौशल में भी देरी होती है तथा जो लेखन, वर्तनी और विज्ञान जैसे अन्य शैक्षणिक कौशलों को प्रभावित कर सकता है। क्या है, इन बच्चों में जो हमारी मतलब कि भाषा को, लैंग्वेज जो स्किल्स होते हैं, वो भी देरी से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। बच्चा जो है वो देरी से सीखना स्टार्ट करता है। इससे क्या होता है, उनका जो लेखन, वर्तनी होती है और विज्ञान जैसे जो हमारे शैक्षणिक क्षेत्र होते हैं, एकेडमिक क्षेत्र होते हैं, इससे सभी प्रभावित होते हैं, जिन बच्चों का डेवलपमेंट डिले चल रहा होता है। आगे देखें, यहाँ बात कर रखी संज्ञान प्रदर्शन की, जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस क्या है बच्चे की। तो संज्ञान में ध्यान मतलब अटेंशन, स्मृति मतलब मेमोरी, और सामान्यकरण, यहाँ पे सामान्य नहीं, सामान्यकरण होगा, सामान्यकरण। ठीक, सामान्यकरण 3 पहलू हैं हमारे किसके, संज्ञानात्मक प्रदर्शन के। तो एक एक करके हम अपना देखते हैं, क्या ध्यान क्या होता है, स्मृति क्या होती है, और सामान्यकरण क्या होता है। तो पहले हम देखें कि ध्यान, अटेंशन होता क्या है। छात्रों को भाग लेने में कठिनाई होती है, जैसे कि उन्हें कार्य की ओर उन्मुख होने का अर्थ है कि उन्हें कार्य की दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है, जबकि उन्हें चयनात्मक ध्यान देना चाहिए कि उन्हें केवल प्रासंगिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि महत्वहीन कार्यों पर। अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमें हमारी किसी चीज़ को क्या है, हमसे बात कर रहा है या हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता रहा है, तो क्लास में टीचर बच्चों को प्रेजेंट करता है, तो जब तक उसे अटेंशन नहीं देंगे, है ना, जब तक उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक उस चीज़ को हम लर्न नहीं कर सकते। तो यहाँ बात करी जा रही है जो ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कि दिव्यांगता से ग्रसित हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की, तो उनमें क्या समस्या देखने को मिलती है, अटेंशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो मतलब कि वो ईजी वे में या आराम से नॉर्मल उनका ध्यान देना नहीं होता है। उनसे क्या होता है, कभी कभी कंडीशन होती है कि बच्चे को हम बोलते हैं, कुछ पुकारते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ पर अटेंशन नहीं देता और चीज़ों को इग्नोर करता है। वो यहाँ क्या दिखा रखा है, देखें कि इसका मतलब है कि उन्हें केवल समय की अवधि के लिए कार्य जारी रखना चाहिए, लेकिन बौद्धिक कठिनाई आने वाले छात्र इन ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या है कि जब बच्चे को क्या कर रखा है, कोई कार्य करवा रहे हैं, तो उसके है उसमें सिर्फ समय की अवधि के लिए ही कार्य जारी रखना चाहिए। जब चीज़ हम उसे ये चीज़ हम बच्चे को हम ये चीज़ लर्न कराना चाहते हैं, उसे सिखाना चाहते हैं कि उसे किस तरह से अटेंशन देना है, तो इसमें बात कर रखी समय की अवधि के लिए ही कार्य जारी करना चाहिए, लेकिन बौद्धिक कठिनाई आने वाले छात्र इन ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन्हें अधिक क्या होती है, बौद्धिक समस्या होती है, वो क्या होता है, उन्हें अटेंशन देने में क्या होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ध्यान नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें स्मृति, मेमोरी की। छात्रों को जानकारी याद रखने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए उन्हें तथ्यों तथा वर्तनी को याद रखने में समस्या होती है। यदि उन्हें यह जानकारी एक दिन याद रहती है तो वह अगले दिन उसे भूल सकते हैं। इस मतलब कि स्मृति, मेमोरी, किसी भी चीज़ को याद रखना क्या है, इन बच्चों के लिए कठिनाई होता है। जैसे किसी भी तथ्य, किसी भी बात को याद रखना है, किसी भी अगर हम उनसे शब्द वर्तनी सिखा रहे हैं ना, तो उन सबको क्या है, बच्चों को याद रखने में समस्या होती है। अगर उन्हें बाई चांस याद भी है तो वो क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक, वो जो उनकी मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो वो मतलब कि लॉन्ग टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक उस चीज़ को अपने माइंड में नहीं बना के रख पाते हैं। आगे देखें सामान्यकरण, जनरलाइजेशन।
बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों को अन्य संग्रह सेटिंग्स में जानकारी को सामान्य बनाने में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है। उदाहरण के लिए वह एक विशेष क्षेत्र में एक नया शब्द शिक्षक था, लेकिन दूसरे विषय में एक ही शब्द सीखने में कठिनाई हो सकती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने बच्चे को कोई भी एक हम बच्चे के ऊपर एक स्किल का काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने रेड कलर की आइडेंटिफिकेशन सिखाई है। मैंने आइडेंटिफिकेशन बच्चे को सिखाई है फ्लैश कार्ड या कुछ, मतलब जो भी मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मैं लेके बैठती थी। उस टाइम मेरे पास गाड़ी लाल रंग की थी, मेरे पास पेंसिल लाल रंग का था, मेरे पास बोतल लाल रंग की थी। मैंने उस चीज़ से बच्चे को सिखाई। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, उस चीज़ को सीख लिया। लेकिन बच्चे के अंदर क्या हुआ, बच्चा जब भी मैं उसे वो फ्लैश कार्ड दिखाती थी, वो बोतल या फिर वो गाड़ी दिखाती थी, वो तभी वो रेड रंग की आइडेंटिफिकेशन कर सकता था। अगर मैं उसे अलग इन्वायरमेंट में लेके जाऊँ, जो चीज़ जो मतलब जिस चीज़ से मैंने बच्चे को नहीं सिखाया था, अगर मैं बच्चे को वही चीज़ दिखाऊँ, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट दिखाऊँ जो रेड कलर के होते थे, तो बच्चे को क्या है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने में मतलब प्रॉब्लम होती थी। वो रेड कलर को दूसरे कंडीशन में, दूसरे इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इसलिए हमें क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को बच्चे को हमने जिस भी मतलब वातावरण में सिखाया है, तो साथ में उसके हम जनरलाइजेशन करते हैं, मतलब उसे अदर वातावरण में भी ले जाकर भी वो स्किल सिखाते। तो इसका जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम जनरलाइजेशन या फिर सामान्यीकरण बोलते हैं। आगे बात करें, यहाँ लिखा हुआ है सामाजिक कौशल, आपको दिखाई नहीं दे रहा, सामाजिक कौशल है और सोशल स्किल है। बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों की संज्ञानात्मक विशेषताएं भी सामाजिक रूप से बातचीत करने में कठिनाई पैदा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए निम्न स्तर का संज्ञानात्मक विकास और धीमी भाषा विकास के क्षेत्र को मौखिक संचार और अपेक्षाओं को समझने में समस्या का कारण बन सकता है। इसी तरह ध्यान में कठिनाई और स्मृति के साथ कठिनाई भी छात्रों की सामाजिक बात को इस तरह से प्रभावित कर सकती है। बौद्धिक क्षमता वाले छात्रों में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं जो विशेषताओं में शामिल है। इसका मतलब क्या है, ऐसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्मृति में बच्चों को प्रॉब्लम है ना, चीज़ों को ध्यान रखने में प्रॉब्लम है, उनको अटेंशन देने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम बच्चे के अंदर होंगी तो उसका क्या है, उसका जो सामाजिक कौशल है वो ऑलरेडी इफेक्टेड होगा। सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, किस तरह से उसे ग्रीट करते हैं, किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं लोगों के साथ, ये हमारा सामान्य सामाजिक कौशल होता है। अगर बच्चों के अंदर विभिन्न क्षेत्र क्या है उसके मतलब इफेक्टेड होंगे तो उसका ऑलरेडी क्या होता है, उसका सामाजिक कौशल या उसका सोशल स्किल क्या होगा, ऑलरेडी वो इफेक्टेड होगा। आगे देखें कौन कौन से क्षेत्र इफेक्ट होते हैं सोशलाइजेशन में। सामान्य सीखने की क्षमता में कमजोरी होती है, किसी भी जो हम नॉर्मल चीज़ को हम इजीली लर्न कर लेते हैं, ऐसे बच्चों को वो चीज़ें सीखने में भी क्या होती है, उनकी क्षमता जो होती है वो कमज़ोर होती है लर्निंग की। सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में कम उपलब्धि होती है, जो भी हमारे ऑल अकेडमिक एरियाज़ होते हैं उसमें जो बच्चे को अचीवमेंट है वो कम मिलती है। उसके बाद हम बात करें, स्मृति और प्रेरणा की कमी होती है, बच्चों को चीज़ों को अपने माइंड में याद रखने में, और उनमें क्या होती है, मोटिवेशन की कमी होती है। नेक्स्ट बात करें, सावधान वितरित करने वाला व्यवहार। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो व्यवहार होता है उसमें कुछ ना कुछ हमें कमी देखने को मिलती है। दूसरा, खराब सामाजिक कौशल, जो बच्चे के अंदर जो सामाजिक कौशल की सीखने की एबिलिटी होती है वो एबिलिटी बच्चों के अंदर नहीं होती है, इससे उनका सामाजिक स्किल क्या हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करें अनुकूली व्यवहार में कमी, जो बच्चे के अंदर मतलब जो बच्चे का व्यवहार है अनुकूली, वो चीज़ों को क्या है, अडेप्ट नहीं कर पाता है ईजिली, मतलब किसी भी चीज़ को एडजस्टमेंट नहीं कर पाना, इसकी कमी इन बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट बात करें, कुछ समय सामान्य लक्षण असामान्य लक्षण, सामान्य नहीं होगा यहाँ पे, असामान्य लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, बच्चे के व्यवहार में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जो नॉर्मल नहीं होती हैं। आगे बात करें, वेट, अब हम बात करते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस का। सिक्वेंशियल प्रोसेस किस तरह से होता है, अब हमें बात करते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस मतलब अनुक्रमिक प्रसंस्करण। इसमें क्या प्रोसेस होता है इसका। अनुक्रमिक प्रसंस्करण में क्या होता है, जटिल जानकारियों को धारावाहिक संरचनाओं में परिवर्तित करना और उसके विपरीत धारावाहिक संरचनाओं को एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में परिवर्तन शामिल है। अनुक्रमण प्रसंस्करण की जांच के लिए दो मौलिक और पारस्परिक रूप से ऑर्थोगोनल पहलू प्रासंगिक, मतलब किसी भी अगर आप जानकारी को अपने रूप में बनाए रखते हो अपने माइंड में, उसको क्या है दूसरी दूसरी संरचनाओं में क्या करना होता है, उसे परिवर्तित करना होता है। ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, सिक्वेंशियल प्रोसेस का ये हमारा प्रोसेस होता है।
देखें, अनुक्रम की प्रकृति संसाधन की जाती है, अतः यह कहा जाता है कि बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को सीखना और सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भविष्य में जानकारी को समझने और बनाए रखने के लिए अवधारणा और कौशल का अभ्यास करने के लिए कई अवसरों की आवश्यकता हो सकती है। कि हम लोग जब बात करते हैं कि एक बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को पर क्या फोकस होता है कि उन्हें लर्न करना है, यहाँ पे बात कर रखी कि सीखना है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें भविष्य में उस जानकारी को समझने में और उसको क्या है, उसको याद रखने में, उसको जो अवधारणा है उसको याद रखने में क्या है, कौशल का अभ्यास करने के लिए कई अवसर दिए जाते हैं। इन बच्चों को सीखना होता है, सिखाते हैं हम कोई भी चीज़, लेकिन इसका क्या मतलब है कि ये बच्चे जो चीज़ है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग मेमोरी तक याद नहीं रख पाते। इनकी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इनको सिखा के चीज़ें छोड़ी नहीं जाती हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें अभ्यास कराना पड़ता है बच्चे को टाइम टाइम। आगे बात करें, बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति आईडी पूर्व में मानसिक मंदता, मतलब जो हमारे आज हम बोलते हैं आईडीडी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, उनको पूर्व में क्या बोला जाता था, मानसिक मंदता बोला जाता था। अन्य शिक्षण चुनौतियों वाले लोगों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली समाज की ओर से लाभान्वित है। मतलब कि बात करी इस तरह के बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाता है जो बच्चे को लाभ प्राप्त होता है। आगे देखें, इसमें सीखने की क्षमता, अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब एडीआईडी और ऑटिज्म शामिल हैं। जिन बच्चों को सीखने की समस्या होती है, सीखने में क्या है उनकी क्षमता प्रभावित होती है, वो एडीएचडी वाले बच्चे भी होते हैं और ऑटिज्म वाले बच्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, आईडीडी वाले बच्चों की तरह ही होते हैं। क्या है, ये ऐसी एक रणनीति है जिसमें सीखने के कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना प्रत्येक सीखने का कार्य पेश किया जाता है। यहाँ बात कर रखी है कि जो बच्चे जिनको सीखने में प्रॉब्लम होती है उन्हें किस तरह से सिखाया जाता है, मतलब किस किस स्ट्रैटेजी रणनीति सिखाया जाता है। तो जैसे किसी भी कार्य को हम सिखाने के लिए बच्चे को क्या है, हम एक टास्क लेते हैं, उस टास्क को हम बच्चे को पूरा नहीं सिखा देते, क्या करते हैं उस टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम टास्क एनालिसिस बोलते हैं, हिंदी में बात करूँ कार्य विश्लेषण। तो हम बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखाते हैं तो छोटा छोटा मतलब उसे एक एक स्टेप करके सिखाते हैं, उसे पूरा स्किल हम लोग नहीं सिखाते हैं। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, टास्क एनालिसिस बोला। अगर बच्चा एक समय में एक कदम क्या है, एक बार एक छात्र क्या है एक कदम आगे बढ़ाता है, उस चीज़ को सीखता है, अगर वो उस चीज़ को क्या है सीख लेता है, तब जाके हम उसे दूसरा प्रोसेस सिखाते हैं। यह है एक प्रगतिशील चरणबद्ध सीखने का दृष्टिकोण है। ये कई सीखने के मॉडल की विशेषताएं क्या है, अगर बच्चा मतलब इसी जो टेक्निक हमने बच्चे के साथ यूज़ किया टास्क एनालिसिस, इसी के साथ बच्चा क्या करता है, अचीवमेंट हासिल करता है। और क्या है, ये सीखने के मॉडल की क्या है, एक विशेषता है, क्या, टास्क एनालिसिस। आगे बात करें दूसरी रणनीति की, बात करें दूसरी रणनीति शिक्षण दृष्टिकोण को संशोधित करना है। अधिकांश दर्शकों के लिए लंबे मौखिक निर्देश और अमूर्त व्याख्यान ना प्रभावी शिक्षण विधियाँ है। यहाँ बात कर रखी कि अगर मतलब बच्चों को लंबे मौखिक निर्देश के वर्बल जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत लंबे दिए जा रहे हैं। अमूर्त मतलब कॉन्क्रीट व्याख्या की जा रही है, कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली वो वर्ड्स होते हैं। क्या है, तो ये क्या है, ये बच्चों के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने की समस्या होती है वो इस तरह से चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो अधिकांश लोग गति सीखने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि वह हाथों पर कार्य करके सबसे अच्छा सीखते हैं। मतलब कि अगर आप बच्चों को सिर्फ वर्बली इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो इस तरह के बच्चे वर्बली इंस्ट्रक्शन से नहीं सीखते हैं। इस बच्चे कैसे होते हैं, ये बच्चे गति सीखने वाले होते हैं। गति सीखने वालों का मतलब कि कोई भी चीज़ में क्या है, किसी चीज़ को पाठ सीखने के लिए ये उसमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। इन बच्चों को वो अपने हाथ से काम करेंगे, उसके बाद वो अच्छा सीखते हैं। यह अमूर्त प्रदर्शन करने के बारे में सोचने के विपरीत है। आईडी वाले छात्रों के लिए कोई बाहरी दृष्टिकोण विशेष रूप से सहायक है। इसका मतलब कि जैसे अगर मैं बच्चों को बोल रही हूँ ए फॉर एप्पल, तो इस प्रक्रिया से बच्चा मेरा नहीं सीखेगा जब तक मैं बच्चे को रियल और मतलब ऑब्जेक्ट दिखाऊँ एप्पल का, या फिर उसे कोई पिक्चर दिखाऊँ। तो इस कंडीशन में क्या है, बच्चा जल्दी सीखता है। वर्बलिक वाली जो हम उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में बच्चा नहीं सीख पाता है, इसे सीखने में समस्या होती है।
क्या है, ये है जानकारी ठोस देखी जाती है तो वह सबसे अच्छा सीखता है। अगर हम बच्चे के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट कर दें तो क्या है, बच्चा उस चीज़ को सीखता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को सिखाने के कई तरीके हैं। अगर हम बच्चे को गुरुत्वाकर्षण के मतलब किस तरह से होता है, उसकी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बच्चे को सिखाती हूँ तो हर टीचर का अपना अलग अलग मेथड होता है और वो अलग अलग तरीके से सिखाता है। शिक्षक अमूर्त में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी क्या है, वो एक मौखिक डिस्कशन कर रहा है, मतलब सिर्फ वर्बल डिस्कशन कर रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को इंटरेस्टली नहीं सीख सकता। तो यहाँ बात करें नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बल का वर्णन कर सकते हैं। दूसरा, जो शिक्षा के प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी वस्तु को गिराकर गुरुत्वाकर्षण जैसे कार्य करता है। जो दूसरा एक टीचर है उसने एक वर्बली एक्सप्लेन कर दी, दूसरा क्या है, उस चीज़ को क्या है जो प्रैक्टिकली करके दिखाएगा गुरुत्वाकर्षण किस तरह से होता है। कोई भी एक चीज़ ऊपर लेगा वो या फिर पेड़ में बांध देगा, वो नीचे किस तरह से गिरा, वो पूरा प्रोसेस उसे करके दिखाएगा। तो जो बच्चे को मतलब प्रैक्टिकली चीज़ करके दिखा रहे हैं वो चीज़ बच्चा क्या करेगा, अधिक अच्छी लर्न करेगा। नेक्स्ट बात करें, आईडी वाले लोग सीखने के माहौल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दृश्य का उपयोग किया जाता है, इसमें चर्चित और ग्राफ शामिल हो सकते हैं। दृश्य उपकरण छात्रों को ये समझने में मदद करने के लिए उपयोगी है कि उनमें कौन से व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए छात्रों की प्रकृति का मानचित्र करने के लिए चार्ट का उपयोग करना बहुत प्रभावी है। चार्ट का उपयोग उपयुक्त कार्यों पर व्यवहार के नकारात्मक सुदृष्टिकरण प्रदान करने के साधन में प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ वही बात की जा रही है कि जो बच्चा है वो चीज़ें क्या है, वो देश का दृश्य उपकरण के द्वारा सीखता है। जिस प्रकार से अगर कोई बच्चे को हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है तो उसके लिए क्या, चार्ट का, मानचित्र आदि का प्रयोग करना चाहिए। इससे बच्चे पर क्या होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। अगर बच्चे को हम वर्बल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बच्चे का क्या है, व्यवहार में नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने के साधन भी क्या है, बच्चे के अंदर उपलब्ध हो सकते हैं। आगे बात करें चौथी रणनीति, अभी तक हम 3 रणनीति पढ़ चुके हैं किस तरह से बच्चों को सिखाना चाहिए। चौथी शिक्षण रणनीति क्या है, प्रत्यक्ष और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। आईडी वाले बच्चों को तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। उन्हें अपने व्यवहार शिक्षक की प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाने में सक्षम बनाना है। प्रतिक्रिया देने में देरी के कारण और प्रभाव के बीच संबंध बनाना मुश्किल हो जाता है, नतीजा सीखने का बिंदु छूट जाता है। इसमें क्या है, बच्चा क्या है, फौरन उसका जो उस बच्चे के अंदर क्या होती है, रिस्पॉन्स देने की कमी होती है। क्या है, वो तुरंत क्या है, अब किसी चीज़ को प्रतिक्रिया नहीं देता है। मतलब टीचर उससे या उसका पेरेंट, गार्जियन कोई भी है, बच्चे को कुछ कह रहा है तो क्या है, क्वेश्चन किया है, कुछ काम करने को उसे रोका है, कुछ काम करने को दिया, तो बच्चा क्या है, तुरंत उस चीज़ को नहीं करता या फिर इस काम करना बंद नहीं करेगा। बच्चा थोड़ी टाइम के बाद चीज़ों को रिस्पॉन्स देता है, जब उसको बहुत बार कहा जाता है। तो अगर बच्चे को क्या है, कोई चीज़ हमें सिखाना है, उसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बच्चे का तुरंत रिस्पॉन्स किस प्रकार से दिया जाए, बच्चे के व्यवहार में ये अचीव करना हमें सिखाना चाहिए। अगर बच्चे को के अंदर क्या है, तुरंत रिस्पॉन्स करने की, प्रतिक्रिया करने की एबिलिटी नहीं होती है तो उसका क्या है, मेन स्किल, जो चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखना है, वही रह जाता है। तो मेरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। देन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगे। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।